वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एससीओ की, जिसके हवाले से हमने आगाज़ में बात किया था कि इस्लामाबाद इस वक्त दुल्हन की तरह चमक रहा है, दमक रहा है। और इस्लामाबाद में जो वफूद हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। भारतीय वफद भी आ चुका है, इसके अलावा रशिया का वफद भी आ चुका है। हर मुल्क का वफद यहाँ पे मौजूद है, ईरान का, चाइना का, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके वफूद ने अभी आना है और एससीओ का इजलास स्टार्ट होगा। ये बड़ा एक तारीखी मौका है निमरा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में इतने लंबे अरसे के बाद इस तरह की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पूरे का पूरा बरआज़म एशिया आएगा। सिर्फ साउथ एशिया नहीं आएगा बल्कि सेंट्रल एशिया है, मिडल ईस्ट है, पूरे का पूरा बरआज़म शामिल होगा। और ये इस पूरे बरआज़म की सबसे तगड़ी तंजीम है जिसका इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क की जो एक क्या कहते होते इमेज, उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारा इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पिछले 5-6-7 साल की बात की जाए तो हर कोई हमें उस निगाह से नहीं देखता जिस निगाह से वो पहले देख रहे थे। सो डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में इस तरह का इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान को इससे अब चीज़ें ग्रैब करनी चाहिए। क्या समझिए आप? अच्छा समझी, और मैं समझती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा, कुछ अपडेट भी करें ना अगर नाज़रीन को, तो आपने जैसे बताया कि वफूद की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। भारत का 4 रुकनी वफ्द है, जबकि रूस की अगर बात की जाए तो 76 रुकनी उनका वफ्द इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अच्छा, उसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम के लिए 7 नुमाइंदगान जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। फिर उसके बाद चीन की बात की जाए तो चीन का 15 रुकनी वफ्द है, किर्गिस्तान के 4, ईरान के 2 रुकनी वफ्द भी इस वक्त दारुल हुकूमत पहुंच चुके हैं। उसके अलावा भी जो वफूद है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के बड़े ही तगड़े किस्म के, सख्त किस्म के इंतजाम जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो किए गए। इस वक्त इस्लामाबाद में पैरामिलिट्री पर्सनल हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा रेंजर्स, एफसी, तमाम तरह एहलकार तैनात किए गए हैं। आपको हर जगह पे एहलकार मुख्तलिफ शोबों से तैनात हुए नजर आएंगे, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और जो भी वफूद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है उनकी सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और मेरे ख्याल में हर एक शख्स जो है वो अपनी जान की बाजी लगा के जो बाहर किसी मुल्क से आने वाला कोई भी शख्स है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाएगा। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस इवेंट का पाकिस्तान में मेज़बानी ना हो, पाकिस्तान इसकी मेज़बानी ना कर सके, उसके लिए दुश्मन ममालिक ने बहुत कुछ किया। लेकिन पाकिस्तान के सफारती तौर पे, सफारती एतबार पे जाके अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे इसकी वजह से, और ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मेज़बानी 1974 के बाद आप हसनैन कह सकते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के बाद से इतने बड़े लेवल पर जाके इवेंट्स होते रहे। लेकिन इस तरह के लेवल का इतना बड़ा इवेंट जो है वो इतने साल के बाद अब पाकिस्तान में हो रहा है। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। और एक आम शहरी इस वक्त जो हमें देख रहा है, ये हम आपको अवेयरनेस के तौर पे बता रहे हैं कि जहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, तो सोशल मीडिया पे अक्सर लोगों को इस वक्त मैं देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये क्या मुल्क है, हर रोज तो बंद हो जाता है, मईशत की किसी को परवाह नहीं है। अच्छा, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, लेकिन बस सोशल मीडिया पे आके तो अपने ही मुल्क के खिलाफ बोलना शुरू कर देते। तो आप जब आपके पास मोबाइल फोन है तो प्लीज इसका सही इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद बात है। ये जो मुल्क अभी बंद हुआ है, या ये जो 2 सिटीज इस वक्त बंद हुए हैं, ये बहुत खुशाइंद और बड़ी चीज के लिए बंद हुए हैं, और ये पाकिस्तान को इन रिटर्न बहुत कुछ देंगे देन व्हाट इट एक्चुअली वुड कॉस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह आप बता रही हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से एससीओ से बढ़ के एक बहुत बड़ा एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं कि 14 साल बाद किसी भी चाइनीज़ प्रीमियम का पाकिस्तान का दौरा है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आएंगे, एक भारी भरकम वफ्द लेके आएंगे। फिर उसके बाद CPEC की बात हुई थी 2014 में, अब 2024 में हम खड़े हैं तो CPEC 2 की बात हो रही है। CPEC 2 अपने साथ क्या कुछ लेके आएगा, कितनी ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। फिर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि IPPs के जो मुआहदे हैं चाइना के साथ, उसके ऊपर रिव्यू की बात की जाएगी। और एक बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा है चाइनीज़ प्रीमियम का जो कि यहाँ पर आएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा हैदर साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के। मुस्तफ़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपसे सवाल यही होगा, एससीओ के हवाले से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, और दूसरा चाइना का जो प्रीमियम पाकिस्तान आ रहे हैं 14 साल बाद, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उनका दौरा? जी, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा अहम मौजू आपने आज रखा है, और इन द रीजन, इस खित्ते में सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एससीओ है। मैं समझता हूँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले सार्क होता था, बट बिकॉज ऑफ इंडिया वो दैट डिडंट मूव फॉरवर्ड। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक चाइना लेड इनिशिएटिव है, जो एक चाइना लेड एफर्ट है, इट इज द मोस्ट रेलिवेंट प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तान to engage diplomatically, economically,
जियोपॉलिटिकली। और मैं समझता हूं कि आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ठीक फरमाया कि बहुत अरसे बाद वी आर होस्टिंग सच हाई लेवल मल्टीलैटरल इवेंट जहां इतने सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, एंड इट्स अ फॉरेन पॉलिसी विन फॉर पाकिस्तान कि हम में अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस है और हम इसको होस्ट कर रहे हैं, हम इसकी मेजबानी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इससे जरूरी जो है, जो आपने बात की कि एससीओ से पहले आज के दिन बायलैटरल स्टेट विजिट होगा चाइनीज वजीर आजम का, और कल से वो एससीओ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज जो बायलैटरल विजिट है चाइना और पाकिस्तान का वजीर आजम का, ये बहुत अहम है। और आपको पता है और आपने देखा कि बहुत से ममालिक हैं जिनके इंटरेस्ट्स पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के इंटरेस्ट्स के साथ कन्वर्ज नहीं करते, और यहाँ प्रोपेगेंडा वॉर भी उन्होंने की है, और एक्चुअल टेररिज्म ऑपरेशंस भी अनफॉर्चुनेटली चाइनीज के ऊपर किए हैं हमारे पर्टिकुलरली हमसाय मुल्कों ने, पर्टिकुलरली इंडिया एंड बलोचिस्तान। लेकिन उसके बावजूद चाइनीज वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइम मिनिस्टर ली केचियांग इस्लामाबाद आए थे अबाउट सही आपने कहा एटलीस्ट 14 इयर्स अगो, और 2016 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे पाकिस्तान। तो ये हाईएस्ट लेवल विजिट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर इज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मैं समझता हूं कि अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स, इट शोज के पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को जितने भी टेररिज्म ये कर लें, कोशिश कर लें गैप क्रिएट करने का, द रिलेशनशिप विल मूव ऑन कंसिस्टेंटली एंड स्टेडफास्टली। ठीक हो गया। अच्छा मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं कि चाइना के जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान इसको यकीनी तौर पे अवेल करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जो हमें खबरें मिली मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग है, उसके अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त जिन पे रीनिगोशिएशन हो सकती है या उनका स्टार्टअप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान के एक तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो फर्स्ट फेज ऑफ सीपैक के थे, अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स, जो उन्हें आगे लेके चलना है, बिकॉज दोज आर 25 to 30 ईयर पावर परचेज अग्रीमेंट्स विद द एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और दूसरा जो सेकंड फेज ऑफ सीपैक था, जिसकी इंट्रोडक्शन में आपने बात भी की, उसमें है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां A380 लैंड करेगा, और उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो रीलोकेट करनी है चाइनीज इंडस्ट्री ने पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज चीपर देन चाइना, और यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन रीजनल कंट्रीज। तो आई थिंक इसमें काफी सारे ये MOU साइन होंगे। और ये ना भूलिए कि ML1 जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, एंड इट्स द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन सीपैक ऑफ ओवर $6 बिलियन, जो शिनजियांग और ग्वादर को बाय रेल कनेक्ट करेगा। उस पर भी मेरे मुताबिक बहस और डिस्कशन और शायद MOU भी साइन होना है। ठीक। अच्छा मुस्तफा साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट्स का आपने भी जिक्र किया, लेकिन चाइना के जो प्रोजेक्ट्स थे 2014-15 में जब वो स्टार्ट हुए थे, सीपैक आया था, तो उसके बाद से जब एक गवर्नमेंट गई थी, दूसरी गवर्नमेंट ने उसकी कंटिन्यूटी उस हिसाब से नहीं रखी थी, उस स्पेस से नहीं रखी थी। तो चाइना को भी तो कंसर्न्स हैं। इस दफ़ा किस तरह का MOU साइन होगा ताकि गवर्नमेंट शिफ्ट भी हो जाए तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सुस्त रवि का शिकार ना हो, बल्कि उसी पेस पे चलते रहें? देखिए जी, सबसे जो एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस है, जितनी सियासी जमातें हैं, अस्करी क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत है, उनमें सब में एक कंसेंसस है ऑन द रिलेशनशिप विद चाइना। तो उसमें जो भी हुकूमत में पार्टी हो, तो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात है, उसे तरजीह दी जाती है। और उसके साथ आपने देखा है कि सीपैक जब शुरू हुआ था तो PMLN की गवर्नमेंट थी, और आज एक कोalition गवर्नमेंट है। सीपैक उसी तरह आगे जाता रहा है, चलता रहा है, और चाइना एंगेज करता रहा है पॉजिटिवली। तो मैं समझता हूं कि ये, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं, सीपैक ओरिजिनली जब साइन हुआ था तो 2030 तक का उसका था प्लान, एंड ऑफ कोर्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो तो दे विल गो बियॉन्ड 2030। तो वो महदूद किसी एक जमात के साथ
या किसी एक गवर्नमेंट के साथ उनका वो लिंक नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रशिया के हवाले से अगर बात की जाए तो जितने भी जो वफूद हैं उनमें सबसे जो तगड़ा मुझे वफ्द लगा है वो रशिया का लगा है, और 76 रुकनी उनका दस्ता यहाँ पे पहुंचा है, डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचा है। रशिया के हवाले से हमारे ताल्लुकात कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और क्या वो स्ट्रीमलाइन पे आ सकते हैं? हमने देखा है जिस भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात उसी तरह ही रहे जिस तरह आज से 76 साल पहले थे। जी ये आपने बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है रशिया की। देखें, एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है। अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स देखें, जिसमें एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया जा रहा है, और ये जो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें चाइना और रशिया का बड़ा की रोल है। दे आर लीडिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर था, अब एक चाइना एंड रशिया लेड वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि रशिया के साथ हमारी ब्रेक थ्रू कोई नहीं हुई है। हमने कोशिश की लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं हो सकी। उसके दो वजूहत थे। एक कि रशिया का बड़ा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर और वेपन्स बायर इंडिया है। दूसरा था कि रशिया डिडंट सी पाकिस्तान एज अ मेजर इकोनॉमी जहां वो अपने गुड्स बेच सके, और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने पाकिस्तान में उस तरह उन्हें वो रेलेवेंस नहीं मिली। आपके लिए जो अब अपॉर्चुनिटी है वो है कि आप मॉस्को को एंगेज करें वाया बीजिंग, क्योंकि जो आपका आयरन ब्रदर है, जो आपका क्लोजेस्ट पार्टनर है चाइना, वो रशिया का भी क्लोजेस्ट पार्टनर है अब। और आपने जो रशिया प्रेसिडेंट शी का जो बायलैटरल समिट देखा था 5 महीने पहले, उसमें उन्होंने कहा था, जो जॉइंट स्टेटमेंट था कि चाइना रशिया रिलेशंस आई हैव नो लिमिट्स। तो इसको हमें फायदा उठाना चाहिए, अपने दोस्तों का हम फायदा उठाएं, चाइना का फायदा उठाएं, और हम एंगेज करें रशिया को वाया बीजिंग। और रशिया को ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, जिसका सीपैक एक बड़ा कलीदी हिस्सा है, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, रशिया को इसमें शामिल करें और ये ट्राइलैटरल कोऑपरेशन हम फॉर्म करें और बीजिंग की मदद इसमें हम लें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू उनके साथ हो सकती है। और अब मैं समझता हूँ कि रशिया विल बी रेडी, क्योंकि रशिया पे भी बहुत प्रेशर्स आ गए हैं इस एरिया में, इस रीजन में, और इंडिया ने भी एक वाज़े मौक़िफ़ ले लिया है। पहले वो एक नॉन अलाइंड पोजीशन लेता था, वो सबके साथ चलता था, लेकिन अब इंडिया ने एक बड़ा क्लियर पोजीशन लिया है टू बी इन द यूएस कैंप। ठीक। अच्छा मुस्तफा साहब, अपॉर्चुनिटी। ओके। अच्छा मुस्तफा साहब, इंडिया का जिक्र हुआ तो इंडिया अगर देखा जाए तो चाइनीज न्यूज़पेपर एक ग्लोबल टाइम्स बड़ा मुस्तनद अखबार है, उसमें भी एक आर्टिकल छपा और उसमें जयशंकर की पॉलिसीज को ही प्रॉब्लम करार दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज अभी एससीओ के रास्ते में तो खैर उस तरह से चले, वो पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन जो चाइनीज अखबार क्लेम कर रहा है, क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं कि वो ठीक कह रहा है अखबार? क्या कहा जी अखबार ने? मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या कहा? जयशंकर की जो पॉलिसीज हैं डिप्लोमेटिक, वही खुद ही प्रॉब्लम्स है उनकी, जो मतलब बेसिकली उन्होंने जयशंकर को ही प्रॉब्लम कहा। देखिए जी, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि उनकी पॉलिसीज प्रॉब्लम है खित्ते के लिए? देखिए जी, उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल है प्रॉब्लम, और वो उनके इलेक्शन रिजल्ट में भी वाजे हो गया है कि इस दफा उन्होंने, मोदी सरकार ने कहा था कि वो 4 टाइम्स ज्यादा वोट्स के साथ आएंगे, तो वो तो कोalition गवर्नमेंट उन्हें बनानी पड़ गई है। उनकी मेजोरिटी भी नहीं आई जो पहले थी। और उन्होंने कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उनमें तो उसमें हार गए, देव लॉस्ट। वहां उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आ गई है। तो एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसीज की अक्कासी उनके इलेक्शन रिजल्ट्स करते हैं, नंबर 1। और दूसरी जो बात है कि ये जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है, इसकी मकबूलियत इंटरनेशनली नहीं है। इससे सिर्फ यूएस सपोर्ट है, क्योंकि यूएस को इंडिया की जरूरत है चाइना के खिलाफ। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि जो वजीर दिफा हैं इंडिया के जी, वो एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें वो पूजा कर रहे थे और मशीन गन लगी हुई थी सामने, और मशीन गन पे वो हार डाल रहे थे, मशीन गन पे जी। ठीक है जी। तो ये अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई वजीर दिफा करता तो इंटरनेशनल हेडलाइंस आ जाती कि ये देखें जी बड़ा एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है। यस। तो वहां वो हार डाले उन्होंने। मैंने कल रात को देखा है जी, अल जजीरा पे देखा है मैंने,
कि उन्होंने हार डाले मशीन गन पे और उन्होंने वो किया है, और उन्होंने कहा कि ये हिंदू रिचुअल है हमारा, क्योंकि हिंदूज स्टेट में नॉन हिंदू आ गए, नॉन हिंदू, वो आपको पता है किसकी रेफरेंस है, मुसलमानों की, हिंदुत्व। तो ये एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है वहां, जो जिसकी बुनियाद दहशतगर्दी पे, स्टेट टेररिज्म पे है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह ने कहा है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान उसकी भी बात करे या एससीओ पे, कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है वेस्ट के खत्म होने चाहिए जी। यहां एक पटाखा होता है तो वो कहते हैं देखिए जी टेररिस्ट स्टेट है, वहां वो हार बकायदा स्टेट लेवल पे, लाइव टेलीविजन पे है, वो हार मशीन गन्स पे डाल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें हम उनकी बेनकाबी करें, इन दहशतगर्दों की, हम जो न्यू दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल साहब जब गए थे एससीओ में, और उस वक्त भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था शायद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन बिलावल गए थे। बिलावल ने इंडिया में जाके कश्मीर की बात की थी, बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट दी थी, फिर पूरे इंडिया में हमने उनका चर्चा भी देखा था। इस दफा भी मेरा ख्याल है जयशंकर यही करने आए कि यहाँ पे आके वो एक स्टेटमेंट देंगे इस तरह की, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, या फिर थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ होती हुई चीजें नजर आ रही हैं कि कोई ब्रेकडाउन होगा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के दरमियान? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान ने तो काफी इंगेज करने की कोशिश की है इंडियन गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल में, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन उनमें इतना ज्यादा तासुब है वो, क्योंकि इंडिया एक अपने आप को हेजेमॉन देखता है ना रीजन में, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, तो उसकी सबसर्वियंस में आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हमने अभी तक हाथ नहीं जोड़े। वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं आरएसएस और बीजेपी कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है। तो जब ये बुनियादी एक जो है ना, बुनियादी फंडामेंटल पैराडॉक्स, वो जब तक नहीं होगा, उस वक्त इकोनॉमिक कनेक्टिविटी वगैरह अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकेगी। तो मैं तो समझता हूं कि यस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमने पहले तो टप्पी में भी जो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन थी, उसमें भी हमने साइन किया था कपल ऑफ इयर्स अगो, लेकिन इंडिया ने उससे बैक ट्रैक कर लिया। तो मुझे उनसे वो सिग्नल्स नहीं आ रहे ऑफ एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। और आप देख लें कि उन्होंने तो सिर्फ टेररिज्म फ्यूल की है बलूचिस्तान में, जो हमें नजर आ रही है, तो वो तो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं आपका मुल्क। सही। अच्छा मुस्तफा साहब, तो फिर हम लोग अपने ये जो डिस्कशन है इसको इस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सिफारती एतबार पे बहुत बड़ी जीत है एससीओ को होस्ट करना, और ये पाकिस्तान के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, ट्रेड के लिहाज से और दीगर तमाम तर उमूर जो है वो इसमें कवर होंगे, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, विच शोज कि ये कितना सिग्निफिकेंट इवेंट है। देखें जी, जीत तो है, लेकिन इस जीत को हमने आगे तक लेके जाना होगा। इस जीत के आउटकम्स को हमने देखना होगा, और उन आउटकम्स को आगे लेके जाना होगा। जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इससे क्रिएट होंगे ऑफ कोऑपरेशन, उन्हें आगे लेके चलना होगा। एमओयूज और ऑप्टिक्स से आगे जाना होगा। तो ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी भी और चैलेंज भी है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हम चाइना की बात कर चुके हैं, इंडिया की बात कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी सेंट्रल एशियन रियासतें भी हैं जो कि एससीओ का हिस्सा भी हैं, वो भी आ रही हैं। सो इकोनॉमिकली कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में? देखें जी, सेंट्रल एशियन ममालिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक तो वो हमारे नेबर्स हैं, दूसरे वो चाइना के भी नेबर्स हैं। शिनजियांग जो सूबा गिलगित बल्तिस्तान के साथ बॉर्डर करता है, वो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भी बॉर्डर करता है। और ये सेंट्रल एशियन ममालिक का बड़ा मसला ये है इकोनॉमिक, कि वो लैंडलॉक्ड है, उनके पास पोर्ट नहीं है, समंदर नहीं है। तो उसके लिए ये जो ग्वादर पोर्ट है, जिसका अपने का इफ्तिताह भी होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंशाल्लाह, जो बड़ा बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो उस पोर्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू गिव एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो हमारा ये एक विजन होना चाहिए इस कनेक्टिविटी में, और वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स बहुत इंटरेस्टेड भी होंगे इसमें। लेकिन हम इंटरेस्ट क्या शो करेंगे? हम इंटरेस्ट शो करेंगे, आई थिंक हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक तो जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, पर्टिकुलरली कजाकिस्तान और बाकी भी सेंट्रल एशियन ममालिक, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, इसके ये हिस्सा है। बल्कि शी जिनपिंग ने BRI का जिक्र और इफ्तिताह कजाकिस्तान में किया था, उसके बाद CPEC पाकिस्तान में हुआ। तो ये चाइना के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, और BRI में भी हैं, तो ये एक नेचुरल पार्टनर बनते हैं। लेकिन इस सारे डिस्कशन में जो एक बड़ा कलीदी पॉइंट बार बार आ रहा है, वो है चाइना, क्योंकि एशिया में चाइना इज नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी
एंड चाइना इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे लिए मैं समझता हूं ना जी, जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप चाइना के ताल्लुकात और ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है वो, उससे आप इस्तेमाल करें और आप अपने आप को प्रोपेल करें फॉरवर्ड इकोनॉमिकली। सर, आपकी चाइना के अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रसाई भी है, मालूमात भी है। पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो CPEC का मुआहिदा हुआ था, वो शराइत चाइना को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही थी, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही थी। सो आप क्या समझते हैं कि उन शराइत के ऊपर क्या कोई हमारी गवर्नमेंट सोचेगी कि CPEC 2 में उस तरह की शराइत ना हो जिस तरह की 2014 में थी? देखिए जी, ये जो है ना, ये पॉइंट आपने जो बोला है, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। क्योंकि देखें जी, जो ये शराइत और जो कंडीशंस या जो टर्म्स हुए, शराइत लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो लगता है कि किसी एक ने शराइत दी है, एक फर्द ने। तो दो फर्द थे ना जी, पाकिस्तान और चाइना, तो इन्होंने मुश्तरका टर्म्स को थ्रू कंसेंसस सेट किए थे CPEC 1 के। ये इस तरह नहीं था जी कि एक मुल्क ने कहा कि जी आइदर यू टेक इट और लीव इट, इस तरह नहीं हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन NDRC उनकी है, यहाँ प्लानिंग मिनिस्ट्री थी, इन्होंने नेगोशिएट किए थे सारे। और एक JCC जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन है पाकिस्तान चाइना के दरमियान, जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। और मैं आपको ये बताता चलूं, जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को उस तरह मालूम नहीं होता, कि ये जो पावर प्लांट्स थे कोल वाले, ये हमने रिक्वेस्ट की थी चाइनीज को कि ये आप लगाएं, उन्होंने नहीं कहा था ये। वो हमने इसलिए कहा था, आपको याद हो उस वक्त बहुत लोड शेडिंग थी, हमेशा बिजली जाती थी, हमारी डिमांड पाकिस्तान की ज्यादा थी और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी। कोल पावर प्लांट जल्द से जल्द 2-3 साल में तैयार हो जाते थे, हाइड्रो पावर को 6 साल लगते हैं, सोलर उस वक्त जरा महंगा था। तो मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि हमने कोल पावर प्लांट लगाए, क्योंकि वो जाहिर है क्लाइमेट चेंज वगैरह की भी अब बात होती है, लेकिन ये जो पावर प्लांट्स और प्रोजेक्ट लगे थे, ये म्यूचुअल नेगोशिएशन पे लगे थे और इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। बल्कि कल ही वजीर खजाना ने तकरीर की है एक यहाँ निजी होटल में, और वहां उन्होंने बात की है कि ये पावर प्लांट्स जो लगे थे, पावर इन्वेस्टमेंट्स जो आई एनर्जी की, उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। और उस वक्त इफ यू रिमेंबर, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात आज से और बदतर थे जब 2013 में जी ऐसे ये लगे थे। तो उस वक्त और कोई इन्वेस्ट भी नहीं आ रहा था आपके पास करने के लिए। तो चाइनीज ने तो आई थिंक दे सेव्ड द डे फॉर यू। चलिए, ठीक हो गया मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं और मुस्तफा साहब के आगे भी हमें बहुत मुफीद हो गए, हमें से बहुत ज्यादा फायदा होगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि और मुल्क कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा पाकिस्तान में। चले जी, ठीक हो गया मुस्तफा साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने SCO पे इन डिटेल। मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।